and people that follow this issue, we're implementing further measures that will reinforce the program integrity and reduce potential LMIA fraud, such as removing additional points that candidates receive under express entry for having a job offer. This measure is expected to remove the incentive for candidates to purchase an LMIA, resulting in increased fairness and integrity in the express entry system. जी हाँ जनाब, LMIA फ्राइड ख़त्म हुई चाहती हैं। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस अनाउंस की और बिल्कुल सही कहा मार्क मिलर ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 18 दिसंबर 2024 को। मज़ीद चेंजेस अनाउंस की गई हैं। अब तो कनाडा इमिग्रेशन सिस्टम जो है वो हर आए दिन ऐसी चेंजेस अनाउंस करता है जो कि परेशान किए रखती हैं कैंडिडेट्स को जो कनाडा का वीज़ा या फिर PR अप्लाई करना चाहते हैं। अभी मैं आपको एक फाइनली बात बताऊं, ये जो चेंजेस की गई हैं 18 दिसंबर को, मैं वाहिद बंदा लगूंगा जो ये कह रहा है कि ये चेंजेस बिल्कुल सही की गई हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं जो कि मैं वीडियो के तकरीबन मिडिल में जाके आपको बताऊंगा। सबसे पहले 3 चेंजेस बता दूं क्या की गई हैं। सबसे पहले तो फ्लैग पोलिंग ख़त्म की गई है। उसके बाद जो असाइलम और बॉर्डर सिक्योरिटी लॉज हैं उनको मज़ीद स्ट्रेंथन करने का कहा गया है। और सबसे अहम बात जो कि लुबे-लुबाब है इस तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस का, कि परमानेंट रेजिडेंट्स के लिए जो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर होती थी उसके लिए 50 से लेकर 200 तक CRS स्कोर में पॉइंट्स दिए जाते थे, जो कि बड़ी हद तक हेल्प करती थी कैंडिडेट्स की एक्सप्रेस एंट्री पूल में कि वो इनविटेशन हासिल कर सकें परमानेंट रेजिडेंस अप्लाई करने के लिए। तो वो अब पॉइंट्स ख़त्म कर दिए गए हैं। अब एक तरह का मसावी सिस्टम रख दिया गया है सब के लिए। थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, मैं आपको तफसील के साथ बताता हूँ कि असल में बात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। तो सबसे पहले मैं आपके साथ 2 नॉर्मल बातें शेयर करूंगा, उसके बाद मेन बात जो जॉब रिलेटेड स्कोर है पॉइंट्स हैं उनकी। सबसे पहले फ्लैग पोलिंग ख़त्म की गई। जो टेम्पररी रेजिडेंट्स होते थे कनाडा में वो ये करते थे कि स्पेशली स्टूडेंट्स हो गए या फिर इनके पास आर्जी वर्क वीज़ा होता था या फिर ऐसे अफराद जो कि विजिट पे कन्वर्जन करते थे, वो फ्लैग पोलिंग यानी कनाडा US के बॉर्डर पे जाते थे, आउट होते थे, साथ ही इन हो जाते थे और अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेंज कर लेते थे। उनको आउट ऑफ द कंट्री नहीं जाना पड़ता था प्रॉपरली। तो वो सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। ये थोड़ी सी स्ट्रगल होगी अब नए अफराद के लिए जो कि अपना इमिग्रेशन स्टेटस चेंज करते हैं कनाडा में, उनको काफ़ी हद तक प्रॉब्लम हुआ करेगी और फ्यूचर में महंगा भी पड़ेगा आउट हो के इन होना या फिर दूसरे मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल करना फ्लैग पोलिंग के अलावा। उसके बाद नंबर 2 पे मुख्तसर से मैं आपके साथ असाइलम और बॉर्डर सिक्योरिटी पॉलिसी भी शेयर करता चलूँ। कनाडा ने मेक श्योर कर दिया है और तकरीबन $1.3 बिलियन भी इन्वेस्ट कर रहा है इस तमाम प्रोसेस पे। सबसे पहले ये कि उसके जो ऑफिसर्स हैं उनको मज़ीद इख्तियारात दे दिए गए हैं, वो किसी भी इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट को जो है वो परख सकते हैं, जान सकते हैं और उसकी बुनियाद पे एंट्री को भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं। नंबर 2 पे ऐसे अफराद जो कि असाइलम क्लेम करते हैं US से कनाडा या कनाडा से US में जाके, तो उनके लिए जो एक लॉ मुतय्यन किया गया था और आगे उसको मज़ीद टेक फॉरवर्ड किया जाएगा, वो ये है कि जिस कंट्री में पहले कदम रखा है उसी कंट्री में असाइलम होगा, जैसा कि यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। तो अगर US में पहले बंदा पहुंच चुका है तो वहीं पे असाइलम एप्लीकेशन होगी, कनाडा में नहीं हो पाएगी। अगर कनाडा में पहुंच चुका है तो कनाडा में होगी, आगे US में प्रोसेस नहीं होगी। ज़्यादा इसमें नुकसान कनाडा का होता था, जो कि US से बहुत से बंदे असाइलम एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होने के बाद, पेपर्स ना मिलने के बाद कनाडा का ही रुख करते थे असाइलम सबमिट करने के लिए। उसके अलावा तीसरी इशिक रखी गई है इसी ज़िम्न में कि रिपेट्रिएशन के लिए जो कंट्रीज़ रुकावटें डालती हैं उनके लिए रिस्ट्रिक्शन रखी जाएंगी, स्पेशली जैसा कि यूरोपियन यूनियन रखता है अपने मुख्तलिफ ममालिक के लिए कि उनको वीज़ा रेशो उनकी मज़ीद लो की जाती है या फिर उनके जो कैंडिडेट्स नए वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं उनके वीज़ा ज़्यादा जो है वो रिफ्यूज़ कर दिए जाते हैं। तो नंबर 3 पे जो मेरी नज़र में खुशखबरी वाली बात है, बहुत से लोग इसको भी कह रहे हैं कि शायद ये एक सख्ती वाला लॉ है, लेकिन मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। कनाडा का जो परमानेंट रेजिडेंस प्रोग्राम है वो इस तरह से चलता है कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम ये कहलाता है। इसमें ये होता है कनाडा अपनी ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू ऑफ़र देता है कि आप लोग अपनी प्रोफाइल वहाँ पे क्रिएट करें। उसमें CRS स्कोर, कम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर होता है 1200 का, और आपकी जो बुनियाद होती है आपकी एज, क्वालिफ़िकेशन, आपका वर्क एक्सपीरियंस या माजी में अगर आपके पास जॉब होती थी अच्छी और लैंग्वेज प्रोफिशेंसी फ्रेंच इंग्लिश में, इसकी बेस पे आपको 1200 में से पॉइंट्स अवार्ड किए जाते थे और हर महीने ड्रॉज मुनक्कद किए जाते थे। एक मिनिमम स्कोर रखा जाता था, जैसा कि फॉर एग्जांपल 1200 में से फॉर एग्जांपल
550। तो जिन लोगों के 550 या इससे ऊपर पॉइंट्स होते थे उनको ITA इनविटेशन टू अप्लाई भेज दी जाती थी कि वो 60 दिन के अंदर कनाडा की परमानेंट रेजिडेंस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर आपने सुना होगा राउंड ऑफ इन्विटेशंस कनाडा चलाता है, जो वो ड्रॉ निकालता है हर महीने, जैसा कि प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के लिए, फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के लिए। क्योंकि कनाडा ने क्लियर कर दिया है कि पहले 18 दिसंबर तक जो इस पूल में लोग होते थे, एक्सप्रेस एंट्री पूल में, वो ये करते थे कि वो अगर उनके पास एक जॉब ऑफर है कनाडा से तो उनको मज़ीद 50 से 200 CRS स्कोर पॉइंट मिल जाते थे। कनाडा ने कहा है कि अब ये ख़त्म है, मैं आपको पॉइंट नहीं दूंगा, आपके पास जॉब ऑफर हो ना हो। तो सबसे पहले तो सब मसावी लेवल पे आ गए तमाम एप्लीकेंट्स, क्योंकि सबसे बड़ा इशू ही ये होता है, आप जानते हैं कि यूरोप हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी कंट्री हो, UK हो, जॉब ऑफर हासिल करना सबसे मुश्किल काम है। तो ये जो कंट्रीज़ गढ़ बन चुके हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, UK, कनाडा, यहाँ पे जो अमीर अफराद होते थे वो यहाँ पे अपना फिर तुर्क का पत्ता खेलते थे। वो क्या करते थे, अगर CRS स्कोर 1200 में से कट ऑफ स्कोर चल रहा है मिनिमम ड्रॉज के लिए 550 फॉर एग्जांपल, किसी भी एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो ये करते थे अगर उनका स्कोर है 450, 460, 470, तो ये करते थे कैनेडियन एम्प्लॉयर जो कनाडा में मौजूद हैं अपने रिश्तेदारों के थ्रू, दोस्तों के थ्रू, किसी तरह से भी तल्लुकात बना के उनसे या डायरेक्टली भी 30 से 40 हज़ार डॉलर तक भी रेट बताया जा रहा है कि जो LMIA बेस्ड जॉब ऑफर है वो हासिल की जाती रही है कनाडा में। और इसीलिए कैनेडियन मिनिस्टर जो है इमिग्रेशन के, उन्होंने कहा कि LMIA फ्राइट को एंड किया जा रहा है। कनाडा तंग आ चुका था अपनी बेइज्जती करवा करवा के कि ये बिजनेस इतना बढ़ चुका था, कनाडा को भी पैसे मिल रहे थे। चलें, हम नहीं कहते कि वो उसकी आंखें बंद थी, क्यों थी हमें नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका था। और यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग पैसे वाले होते थे वो यहाँ पे भी असर रसूख इस्तेमाल करके तो अपने पॉइंट्स बढ़ा लेते थे। जब उनके पास जॉब ऑफर आती थी पॉइंट्स बढ़ जाते थे, पॉइंट्स बढ़े तो आपको इन्विटेशन मिल जाएगी एक्सप्रेस एंट्री पूल में बिना किसी और चीज़ के। तो ये एक बहुत बड़ा एज था जो कि मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास वाले अफराद, जिनके मेरिट पूरा होता था, जिनके आइल्ट्स में स्कोर अच्छा होता था, जिनकी एज कम होती थी, जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी होती थी और वर्क एक्सपीरियंस भी प्रोफेशनल होता था, उसके बावजूद वो एक्सप्रेस एंट्री में पड़े रहते थे और उनको परमानेंट रेजिडेंसी के लिए ITA नहीं मिल पाती थी। अब ये होगा, ये सिस्टम ख़त्म हो गया पॉइंट्स वाला जॉब के लिए। अब प्लेन ग्राउंड है। मेरी अपनी ज़ाती राय है अगले 6 माह तक तकरीबन ऑलमोस्ट आप लोग ये फ़र्क देखेंगे। अगर आप लोग एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ पर नज़र रखते हैं कि परमानेंट रेजिडेंस के लिए आप लोग देखेंगे जो एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉ किए जाएंगे उनमें स्कोर जो है कट ऑफ स्कोर 50 से 60 कम से कम नीचे आएगा। ज़्यादा अफराद को फ़ायदा होगा कि वो लोग अपने मेरिट की बुनियाद पे, ना कि सिर्फ पैसे पे करके जॉब ऑफ़र हासिल करके जो है वो वीज़ा हासिल कर पाएंगे। तो इस सूरत में मसावी तौर पे बढ़ता जाएगा। बहुत से लोग इसको नेगेटिव ख्याल कर रहे थे कि पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, पॉइंट्स कहाँ से मिलने, जॉब ऑफ़र इतनी आसानी से मिलते नहीं है। कैनेडियंस के लिए खुद से जॉब्स अवेलेबल नहीं होती नॉर्मली इन कुछ महीनों में, तो बाहर से आने वाले अफराद के लिए मुश्किल होता था। और यही वो चीज़ें थी जो कि टोटली लोकल लेबर मार्केट को ख़राब करती थी, तबाह करती थी। इसी वजह से कनाडा में भी परेशानियां बढ़ी कि एक बिज़नेस बना, उसने 8-8 लोगों को LMIAs दी हुई हैं, बंदे वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं, लेकिन जगह बुक हुई है। जो मेरिट पे लोग हैं कनाडा के अंदर या फिर बाहर, आपकी राय में ये जो मैंने आपके सामने थ्योरी पेश की है इस लॉ के चेंज होने के बाद, इसमें किस हद तक सदाकत है, आप क्या समझते हैं कैसा होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगले वक्त तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।